गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट MPPSC AE 2022। MPPSC AE 2022 का जो एग्ज़ाम है आपका 2023 के अंदर होने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके मन में सवाल होंगे अब तक के सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान और कितनी वैकेंसीज बढ़ेंगी इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइज वीडियो को आप डबल स्पीड पे देखिए, लेकिन कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हम बात करेंगे, थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे चलते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। आपका जो नोटिफिकेशन आया था ये आपका दिसंबर लास्ट में 30 दिसंबर को आ गया था नोटिफिकेशन 2022 के अंदर। और इसका जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि क्या है आपका 15 फरवरी है। यदि आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। लास्ट मोमेंट में सर्वर प्रॉपर वर्क नहीं करता, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अब बहुत से एस्पिरेंट्स के मन में एक सवाल है, उस सवाल का जवाब पहले हम दे देते हैं कि सर वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। टोटल अब तक में देखें तो 18 पोस्ट केवल आपकी PWD डिपार्टमेंट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग में आई हुई है। तो वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ी, हम फॉर्म अप्लाई करें कि ना करें। तो भैया आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, इसके अंदर वैकेंसी बढ़ना तय है। आपके दो डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, एक तो WID के अंदर बढ़ेगी, दूसरा आपका REF के अंदर वैकेंसी बढ़ेगी। ये डेफिनेटली बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसका थोड़े ही दिनों में आपको 2 महीने के अंदर अंदर अपडेट आ जाएगा कि इसकी वैकेंसी बढ़ गई है। तो वैकेंसी बढ़ेगी, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, वैकेंसी बढ़ गई तो फॉर्म पिछली बार तो रीओपन हो गया था, कई बार अलग अलग स्टेट के अंदर देखा गया है कि फॉर्म रीओपन होते ही नहीं है। तो फॉर्म जब रीओपन नहीं होते तो उन एस्पिरेंट्स का बहुत नुकसान होता है जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। अब वैकेंसी बढ़ के 300 हो गई, अब आपने फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर्म के लिए, एग्जाम देने के लिए। तो आपको अभी फॉर्म अप्लाई कर देना है। 15 फरवरी इसका लास्ट डेट है, अभी चल रहा है। फॉर्म को प्रॉपर नोटिफिकेशन को रीड करना है, हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हुए सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अंदर हम बात करेंगे, जो डिस्कशन होने वाला है ना सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अच्छा सर इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट आ गई क्या? बिल्कुल इसका एग्जाम डेट आ चुकी है। इसका जो एग्जाम होगा आपका 8 अक्टूबर को मेंशन है इसके अंदर। आप MPPSC के साइट पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा एग्जाम कैलेंडर वाले फोल्डर के अंदर कि इसका जो एग्जाम होने वाला है 8 अक्टूबर को एग्जाम होगा। यानी अब से लेकर के हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, हमारे पास 9 मंथ का टाइम है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो हमारे पास कितने 9 मंथ का टाइम है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। आपका एग्जाम अक्टूबर के अंदर होने वाला है, तो बहुत बढ़िया है। तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई, हमारी लास्ट डेट एग्जाम की कब है 15 फरवरी को है, और एग्जाम का जो फॉर्म भरने का डेट है 15 फरवरी है। और इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा ये एग्जाम आपका होगा अक्टूबर के अंदर। अब हम बात करेंगे कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी करने से पहले इंपॉर्टेंट बात है इस एग्ज़ाम के बारे में जानना। ये एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है, क्या पैटर्न होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अभी PWD के अंदर वैकेंसी आई है केवल 18 पोस्ट है। हम सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, B या BTech आपका कंप्लीट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अब सर इसमें कितने एग्जाम होते हैं, इसमें 2 स्टेज के अंदर एग्जाम होते हैं। पहला आपका रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, रिटन टेस्ट ये जो आपका टेस्ट होता है ना ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर होता है। अब जब ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर होगा तो ये ऑफलाइन के अंदर होता है, ऑनलाइन के अंदर नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना है। आपको OMR शीट मिलती है, OMR शीट के अंदर आपको फिलअप करना होता है। ये आपका पेपर जो होगा रिटन टेस्ट 450 नंबर का होता है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए आपका होता है नॉन टेक, सेक्शन बी होता है आपका टेक्निकल। नॉन टेक के अंदर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 150 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें जो पेपर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। जो आपका टेक्निकल वाला सेक्शन होता है, टेक्निकल वाले सेक्शन के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो 300 मार्क्स हो गए। ये आपका जो पेपर होता है इंग्लिश के अंदर होता है। तो ये भी आपके मन में सवाल रहते हैं, कई बार एस्पिरेंट्स कॉल करके पूछते हैं सर बताइए कि पेपर इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। तो आप पेपर को भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि आपका नॉन टेक वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। टेक्निकल वाला आपका इंग्लिश में होता है। पेपर आपका ऑफलाइन मोड के अंदर होगा, OMR शीट के अंदर आपको प्रॉपर फिलअप करना होगा।
OMR शीट के अंदर आपको प्रॉपर फिलअप करना होगा। ये स्टेज 1 होगा। जब आपका स्टेज 1 क्वालिफाई हो जाएगा तो आप स्टेज 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेज 2 की तरफ बढ़ेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज 2 में क्या होगा, उससे पहले देखिए जो आपका 450 नंबर का पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मतलब 1 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन आप गलत करेंगे उससे डिडक्ट होने वाले हैं। स्टेज 2 क्या होगा, इंटरव्यू होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू रहता है। ओवरऑल जो मार्क्स है आपके 500 नंबर, ठीक है, 500 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 450 नंबर आपका पहला स्टेज 1 है और 50 नंबर का आपका स्टेज 2 है। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आ गई हैं। आगे बात करते हैं। इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। अच्छा, टाइम कितना रहेगा, टोटल जो आपका टाइम रहता है, टाइम जो आपका रहेगा स्टेज 1 के अंदर 3 घंटे का टाइम होता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर कट पता चल गई। और इसके अंदर जो सेक्शनल कट ऑफ होता है, दोनों ही सेक्शन के अंदर आपको 40% मार्क्स लेके आना अनिवार्य होता है। 40% मार्क्स लेके आना दोनों सेक्शन के अंदर अनिवार्य होता है, चाहे सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो, चाहे आपका सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल वाला सेक्शन हो चाहे वो नॉन टेक वाला सेक्शन हो। और यही चीज़ें आपके जो अलग कैटेगरी होती है आपकी जनरल के अलावा जो अदर कैटेगरी है उसके अंदर 10% का रिडक्शन हो जाता है, 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। और मैंने OMR शीट के बारे में बात की, यहाँ पर साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन है, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ नोटिफिकेशन को प्रॉपर रीड करना इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। OMR थ्रू आपका पेपर होगा, इस तरीके से आपको सर्कल दिए रहेंगे, मतलब OMR शीट रहेगी और इस तरीके से फिलअप करना होगा। ये आपका नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन है, नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर कट मेंशन है। तो आपको पता चल गया कि स्टेज 1 आपका ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम रहने वाला है, स्टेज 2 आपका क्या रहने वाला है, इंटरव्यू का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, बात करेंगे। सर इसमें कट ऑफ वगैरह क्या जाती है। यदि हम कट ऑफ की बात करें तो 2020 का रिजल्ट आ चुका है, उसका कट ऑफ आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, टोटल आपका जो मार्क्स बना था 461, आउट ऑफ 451 जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी 324 गई थी, यानी 70% के अप्रॉक्स गई थी। 70% मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ 451 324 नंबर लाने पड़े थे, यानी 70% कट ऑफ गई थी। OBF की बात करें तो 322, मतलब 69% के आसपास। वही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर जो एस्पिरेंट्स आते हैं जनरल कैटेगरी वाले, है ना, जनरल वाले तो EWF के अंदर भी आते हैं, तो ये आपका 68% कट ऑफ गए थे, 313 नंबर उनको लाने पड़े थे। इस तरीके से आप मेल कैंडिडेट के कट ऑफ देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है, ये आपका क्या है, फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ कितना गया, 64.4%, 297 मार्क्स लाने पड़े हैं। फीमेल कैटेगरी के अंदर जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। OBC की बात करें तो क्या है, OBC की हम बात करें तो आपका क्या है, 291 है, EWF का 281 है, FC का 250 है और FT का 239 है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हमें कितना स्कोर करना होगा, तब जाके हमारी बात बनेगी इस बार 2022 वाले एग्जाम के अंदर। एक कट ऑफ से आपको आइडिया लग रहा है, तो कट ऑफ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें से जो वीडियो को देख रहे हैं बहुत सारे जो आपके एक्सपीरियंस होंगे, 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता रहता है। लेकिन जो प्रेफर कैंडिडेट होते हैं ना, उनको कुछ भी नहीं पता रहता, वो कहीं भी कुछ भी पढ़ते रहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कंप्लीट वीडियो को देखना है, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो मैंने कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया, आपके पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर तैयारी कैसे करें। हमें तो पता चल गया कि हम असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए हमें इस तरीके का पैटर्न होता है, ऐसे पैटर्न को फॉलो करना होगा, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ा आपके मन में सवाल होगा। तो तैयारी करने के लिए सिंपल सी बात है, हम सिलेबस पर पहले चलेंगे। सिलेबस क्या क्या है आपके एग्जाम में। सिलेबस हम पहले टेक्निकल वाले सेक्शन को देख लेते हैं, फिर नॉन टेक वाले सेक्शन को देखेंगे। टेक्निकल में मैंने सिलेबस को टाइप करके लाया हूँ। टोटल आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे मैंने मॉडिफाई कर दिया, 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सब्जेक्ट के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। हालांकि जब सिलेबस में आप देखेंगे तो 8 से 10 सब्जेक्ट वहाँ है, मैंने मॉडिफाई थोड़ा सा किया सिलेबस को, एक बार आप उसको PDF के अंदर भी देख लेना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना होगा, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना होगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना होगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, RCC है,
आपका WRE है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हाइड्रोलॉजी भी आता है और आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग भी आता है। रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ना होगा अच्छे से, हाईवे पढ़ना है, एयरपोर्ट एंड ब्रिज इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये टोटल 12 सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने होंगे। ये आपके सिलेबस के अंदर हैं। ये क्या है, टेक्निकल का है, जिससे आपके 100 क्वेश्चन बनेंगे। जिसके आपके कितने बनेंगे, 100 क्वेश्चन बनेंगे, यानी 300 नंबर तो यही कवर करेगा सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन। अब हम बात करेंगे जो 50 क्वेश्चन आने वाले, 150 नंबर जो कवर करने वाला है नानटेक, उस नानटेक में किन किन टॉपिक को स्टडी करना होगा। अभी मैं जस्ट ब्रीफ में सिलेबस दिखा रहा हूँ, इसके अलग अलग मॉड्यूल में आपके आएंगे। हर एक सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करेंगे प्रॉपर तरीके से, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और टॉपिक प्रॉपर मेंशन है। MPPSC AE की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछते हैं और प्रॉपर सिलेबस को मेंशन किया गया है। तो थोड़ा हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि नानटेक वाले सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने होंगे। पहला आप देखिए हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ MP, पहला हमारा टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक आपका ज्योग्राफी रहेगा, आपका पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स रहेगा MP का। ये लगभग आपका 35 नंबर कवर करता है। 35 नंबर तो आपका 35 मार्क्स यही वाला MP वाला पोर्शन कवर करता है, चाहे MP का आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो और आपका हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर हो। अब हम बात करेंगे इसके अलावा जो 15 नंबर के और क्वेश्चन बनेंगे वो आपके करंट अफेयर से होते हैं, चाहे नेशनल हो, MP का हो, इंटरनेशनल हो। इसके अलावा आपका इंफॉर्मेशन एंड ICT वाला जो पार्ट होता है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला 15 नंबर का, ये दोनों मिला के 15 नंबर कवर करते हैं। 5 नंबर ये कवर करता है, 10 नंबर के अप्रॉक्सीमेट ये कवर करता है, ये आपका करंट अफेयर वाला। तो टोटल 50 नंबर का इस तरीके से सिलेबस प्रॉपर डिफाइंड है। अब इसके अंदर देखिए कि प्रॉपर आपको सिलेबस डिफाइंड है। इन्हीं टॉपिक को बहुत ही डिटेल और इन डेप्थ के अंदर स्टडी करनी होगी। ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, बहुत ही डिटेल और इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। ये आपके सारे सिलेबस में दिए हैं। इन सिलेबस को यदि आप MPPSC AE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज प्लीज़ आप सिलेबस को प्रिंट आउट निकलवा के ना अपने सामने रखा करिए। जिस स्टडी टेबल के अंदर आप बैठते हैं ना, जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो, आपके पास होना चाहिए किन टॉपिक को टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और आपके सिलेबस में क्या है। तो ये सिलेबस प्रॉपर MPPSC ने मेंशन किया है, बहुत अच्छी बात है। सब इंजीनियर जैसा इसमें कुछ भी नहीं होता, प्रॉपर इसके अंदर ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। टेक वाला सिलेबस आपने देख लिया, नानटेक वाला सिलेबस आपने देख लिया, ठीक है। मैं इंग्लिश में सिलेबस लिखा हुआ है, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा PDF के अंदर। PDF के अंदर हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर, किस तरीके से प्रिपेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब सिंपल सा है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपका टेक वाला पोर्शन है, नानटेक वाला पोर्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। अब कट ऑफ हाई जाता है तो सिंपल सी बात है, आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना होगा। कुछ भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, सब कुछ ही आपको प्रॉपर पढ़ना है। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, 9 मंथ का टाइम है, समझो 9 मंथ के टाइम में बहुत अच्छे से डेडिकेटेड, यदि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी किया है ना, तो बहुत अच्छे से अभी से स्टार्ट करके प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हमारे मन में सवाल आ रहा है कि सर अब पढ़ें कैसे, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो सिलेबस MPPSC ने दिया है, उस सिलेबस के हर एक टॉपिक का डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। उतना नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस प्रॉपर वे में बन जाएं। इसलिए मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, कंप्लीट सिलेबस। आपको जो टेक और नॉन टेक का सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि आपने पहले कर रखा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया है तो अभी मौका है, अच्छा खासा टाइम है। अभी अपने सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए, बिट बाय बिट, एक एक पॉइंट को। जब आप सिलेबस को कवर कर लेंगे, आपने पहला वाला चैप्टर पढ़ा, पहला वाला चैप्टर पढ़ने के बाद आपको मान लीजिए आपने इन्वायरमेंट पढ़ा, पहला वाला चैप्टर पढ़ा वाटर डिमांड, इट्स फोर्स एंड कन्वेंस, तो उसके अब तक के जितने भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में और ऑल स्टेट के AE के अंदर आए हैं, आपको कर लेना चाहिए। इनफैक्ट यदि आप ऑल स्टेट AE नहीं भी करते तो EFE के सारे क्वेश्चन क्रिस्टल कॉन्सेप्ट से क्लियर होना चाहिए। कुछ रटना नहीं है कि आपने कुछ भी थ्योरी देखा, किसी इंस्टीट्यूट का आपने बुक उठाया, पढ़ लिया, रट लिया। रटने से काम नहीं होगा। एज इट इज क्वेश्चन जब नहीं आते तो कॉन्सेप्ट ही काम में आते हैं। और आपने देखा होगा पेपर प्रीवियस को देखना है आपको, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपके क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे तभी जाके आप अच्छे से कर पाएंगे। तो EFE के सारे क्वेश्चन करना है और प्रयास ये रखना है कि हम AE के क्वेश्चन करें। ऑल स्टेट AE नहीं कर सकते तो MPPSC AE के सारे क्वेश्चन करो। MPPSC AE के जो PYQ है ना, इनको बहुत अच्छे से करना है।
इसके बाद आपको EFE के सारे क्वेश्चन करना है। EFE के सारे क्वेश्चन यानी 80 to 90% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, तभी आपका AE एग्जाम निकलेगा। सिंपल सी बात ये है। तो सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हर एक टॉपिक के बहुत अच्छे से MCQs लगाने हैं। MCQ लगाने के बाद आपको रिवीजन प्रॉपर करना है। अब यहाँ पास एक मन में सवाल आएगा, सर जो कंप्लीट सिलेबस है हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, दूसरा है कि हम कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, फिर कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप दोनों तरीके से एग्जाम निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए से भी निकाल सकते हैं और ऑप्शन बी से भी निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीके से एग्जाम निकलते हैं। एक्चुअल में जो एग्जाम निकलता है सेल्फ स्टडी से ही निकलता है। कोचिंग वगैरह का जस्ट एक रोल रहता है आपको गाइड करने का। अब यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हमारे पास है सेल्फ स्टडी करने का और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है किसी कोचिंग को ज्वाइन करके बहुत अच्छे से तैयारी करने का। अब यहाँ पर गलती क्या होगी, देखिए सेल्फ स्टडी कौन से एस्पिरेंट्स कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी उनके लिए बहुत ही अच्छा है जिन्होंने अपने सिलेबस को पहले से बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, जिनके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं। यदि आपने प्रॉपर तरीके से हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड खुद के लिखे हुए नोट्स बना रखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करके क्वेश्चंस लगा करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आपको केवल दो काम करना होगा। यदि आपने बहुत अच्छे से डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स बना रखा है ना, यदि आपने डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स बना रखा है, उस केस में आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको PYQ लगाने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे। जब आपके PYQ कम से कम 3 बार हो जाएं, एक क्वेश्चन को मिनिमम 3 बार लगाना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, PYQ लगाने के बाद इन डिटेल हैंड रिटन नोट्स की मदद से आप फार्ट नोट्स बना लेंगे। फार्ट नोट्स बना के प्रॉपर आप एक टाइम इंटरवल में रिवीजन मारते जाएंगे। फिर आपको लास्ट मोमेंट में कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा, वो मैंडेटरी होता है। टेस्ट सीरीज पे आपका टाइम मैनेजमेंट, कैलकुलेशन बहुत सारी इंप्रूवमेंट आ जाती है, तो लास्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी। लेकिन किन एस्पिरेंट्स के लिए है सेल्फ स्टडी, जिनके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, खुद के डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स रेडी हैं, उनके लिए सेल्फ स्टडी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जो कभी सिलेबस को बहुत अच्छे डेप्थ में कवर ही नहीं किए हैं, ऊपर से कहीं से कुछ पढ़ लिया है, तो उससे काम नहीं बनेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप पढ़ने के लिए सिंपल सी बात है, आपको कोई गाइड करने वाला एक मेंटर होना चाहिए जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करे। अब इसके लिए भी एक ऑप्शन है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अपने खुद से पढ़ो, मटेरियल को ढूंढो और खुद से स्टडी करो। लेकिन बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउट आएंगे और आपको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि आपको पहले स्टेज के अंदर आप हैं, आपके नोट्स रेडी हैं, तो आप उस केस में कर सकते हैं। यदि आपके नोट्स रेडी नहीं है तो आपको कोई ना कोई मेंटर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी जो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करे बहुत अच्छे से एग्जाम तक। तो उसके लिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन करने में गलती ये नहीं करनी है, जब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको क्या करता है, प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करता है। अब कौन सी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, कौन सी ना करें, ये आपके ऊपर रहता है। लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं ज्वाइन करने से पहले जहां आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो यह कि आपको डेडिकेटेड क्लास मिलने चाहिए, MPPSC AE के लिए डेडिकेटेड क्लास मिलने चाहिए, MPPSC AE एग्जाम के लिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए कि फुल डाउट सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, फुल डाउट सपोर्ट होना चाहिए टिल एग्जाम। ऐसा नहीं कि आपका सब्जेक्ट सिलेबस खत्म हो गया तो काम हो गया, आपको फुल डाउट सपोर्ट मिलना चाहिए। तो डेडिकेटेड बैच होना चाहिए MPPSC AE के लिए, सिलेबस ओरिएंटेड सब कुछ पढ़ाया जाना चाहिए और फुल डाउट सपोर्ट अवेलेबल हो। साथ के साथ आपको प्रॉपर तरीके से मेंटर यानी पर्सनल गाइडेंस मिलता रहे, क्योंकि जो फेस होता है ना, कई बार क्या होता है एग्जाम का डेट बढ़ गया, आपका अक्टूबर में न होकर के आपका एग्जाम 2-3 महीने और एक्सपीड हो गया, तो जो एक्सपीरियंस तैयारी करते हुए रहते हैं ना, वो भी बीच में छोड़ देते हैं। तो उस टाइम पर मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो आपको प्रॉपर गाइड कर पाए। तो मैंने क्या बोला, डेडिकेटेड क्लास होनी चाहिए MPPSC AE की, फुल डाउट सपोर्ट होना चाहिए, पर्सनल गाइडेंस मिलना चाहिए। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आप ज्वाइन करने से पहले आपको कई सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स मिलने चाहिए। यदि आपको ये मिलता है तो आप बहुत अच्छे से ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर है।
हम बताएंगे कि द सिविल पॉइंट किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकता है, किस तरीके से आप लोगों का फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी फिर आप लोगों का विचार है आपको कैसे कहाँ ज्वाइन करना है। तो सेल्फ स्टडी में मैंने बता दिया कि जिनके नोट्स रेडी हो सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हैं, जिनके बहुत अच्छे से नोट्स रेडी नहीं है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है और डेडिकेटेड MPPSC ए के लिए प्रिपेयर करना होगा, तब जाके बात बनेगा। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम तो होगा, स्टेज 1 के अंदर आपका पर्सनालिटी का भी चेकअप होता है, यानी आपका इंटरव्यू भी होगा, उसके अंदर भी आपको अच्छा करना होगा। ठीक है, ये बातें हमने डिस्कस कर ली। अब आगे बात करते हैं, सर हमने सेल्फ स्टडी कर लिया, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि द सिविल पॉइंट आपको किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करेगा यदि आप प्रॉपर तरीके से इस बैच के लिए स्टडी करते हैं, यदि आपने द सिविल पॉइंट को चूज किया तो। अब हम बात करते हैं द सिविल पॉइंट में कैसे कंटेंट आपको मिलने वाला है। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए आपके पास एक बैनर है, अभी हमारा फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है, ये 1 जनवरी से लॉन्च हुआ है। इसके अंदर लगभग अब तक की जो क्लासेस हैं 125 आवर की हो चुकी हैं, 125 घंटे के आसपास की क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि द सिविल पॉइंट ऐप पर अवेलेबल है। इसके अंदर जो क्लास होती है सब कुछ मैं डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ भी हिडन चीज़ें नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। 125 घंटे के आसपास की क्लास हो चुकी है। इसके अंदर जो क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड होती है, लाइव क्लास नहीं होती, रिकॉर्डेड क्लास होती है। डेली के 4 साढ़े 4 घंटे क्लास होती है और आपके सेक्शन में टेक और नॉन टेक में अपलोड हो जाती है। नॉन टेक की अभी क्लास स्टार्ट हुई है, नॉन टेक की जस्ट अभी कुछ ही क्लास हुई है। 1 घंटे की डेली की नॉन टेक की क्लास होती है और आपकी जो 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास होती है वो आपकी टेक्निकल वाले सेक्शन की होती है, टेक्निकल वाले सेक्शन की होती है। 1 घंटे आपके नॉन टेक वाले सेक्शन की होती है। अब हम आपको शेड्यूल वगैरह दिखा देते हैं, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कितने आवर्स में हम करवाने वाले हैं आपको, ठीक है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास है कुछ सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पास, ये 12 नंबर होगा। तो ये आपको देख पा रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 70 आवर्स में है, सॉइल मैकेनिक्स 80 आवर्स में है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 90 आवर्स में है, फ्लूइड मैकेनिक्स 75 आवर्स में है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 25 आवर्स है ना, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर 70 आवर्स में है, RCC 90 आवर्स में है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर दोनों चीज़ें आएंगे, आपका हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट और इरिगेशन वाला पार्ट, ये 70 आवर्स के अंदर होगा। रेलवे इंजीनियरिंग 25 आवर्स, इस तरीके आगे आप देख सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हम करके आ रहे हैं कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं, आपने मान लीजिए आपने फॉर्म का FFD BMD वाला चैप्टर पढ़ा, तो वहाँ पर क्या अगर जितने भी क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं वो सारे ही क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर करवा दिए जाते हैं, इसलिए लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है 70 जगह 90 आवर्स हो जाए, लेकिन आपका कुछ छूटेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। ये आपने कुछ देख लिया। अच्छा, कौन सब्जेक्ट कब कंप्लीट होगा मैंने ऐप में अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लेना। अब कुछ साइलेंट फीचर की बात करेंगे, कुछ साइलेंट फीचर की बात करेंगे इसके अंदर जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जो क्लासेस होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, ये पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, ये डेली के लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं और आपके सेक्शन पे अपलोड होते हैं। डेडिकेटेड MPPSC ए के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर लेक्चर इसके रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है हमने 2 साल की दी है, ठीक है, वैलिडिटी आपकी 2 साल की दी है। अब नंबर ऑफ वॉच मतलब अनलिमिटेड व्यूज का मतलब क्या है कि आपने एक बार वीडियो को देखा, हो सकता है आपको कोई डाउट आ जाए फ्यूचर में, अभी आपने देखा 2 महीने बाद अपने नोट्स को रिवीजन कर रहे हैं, कोई डाउट आ गया दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है 2-3 बार उसको रिपीट कर सकते हैं, तो इसमें रिपीटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो सेकंड साइलेंट पॉइंट है हमने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू वॉच डेमो लेक्चर्स बिफोर टेकिंग एडमिशन। आप एडमिशन लेने से पहले आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो सब्जेक्ट रनिंग है, आपको फॉर्म के डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, आपको फ्लूइड के डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, आपको सॉइल मैकेनिक्स के डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, आपको नॉन टेक वाले सेक्शन का डेमो लेक्चर मिल जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट अभी रनिंग है उन सभी सब्जेक्ट के हमने प्रॉपर तरीके से हर एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को मैंने फ्री में डाल रखा है। आप इनके बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन को करिए, फिर भी जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको आइडिया लगता है किस तरीके से कंटेंट मिला है। जब आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएं इन कंटेंट से, तो फिर आप जाकर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दूसरा वाला पॉइंट था। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है, दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स विच इंक्लूड्स डिटेल्ड इन डेप्थ सिलेबस। हम क्या करने वाले हैं, फाउंडेशन कोर्स है, तो इसके अंतर्गत जो चीज़ें हम करवाएंगे
बहुत ही डिटेल और इन डेप्थ के अंदर होने वाली है, बहुत ही डिटेल इन डेप्थ के अंदर होने वाली है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कवरेज ऑल एग्जामिनेशन। कवरेज ऑल एग्जामिनेशन का मतलब है कि जैसे आप MPPFE का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो अन्य एग्जाम आते हैं उनके भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, जैसे सर्वेइंग सब्जेक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल वाला सब्जेक्ट है, उनके भी फ्री लेक्चर्स आपको मिलेंगे इसी बैच के अंदर। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा। यानी एक साल के दौरान कोई सा भी एग्जाम आता है तो टेक्निकल में और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, मान लो RRB JEE का एग्जाम आ गया, अब ऑटोकैड सब्जेक्ट है तो वो भी आपको मिलेगा, आपको अलग से कहीं एडमिशन नहीं लेना होगा। ये पॉइंट हमने लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट हमने क्या लिखा है, ऑल PYQ प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है आपके क्लास के दौरान ही डिस्कस किए जाएंगे। दो तरीके का अप्रोच हमारा रहता है। कुछ पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, पहले चैप्टर 1 में जितने भी टॉपिक हैं उसको हमने डिस्कस किया, इसके बाद PYQ करवा देते हैं। दूसरा तरीका क्या रहता है कि हमने टॉपिक को पढ़ा और टॉपिक के बाद जितने भी क्वेश्चन अब तक के आए हुए हैं, फिर क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को क्लास के दौरान डिस्कस कर दिया जाता है ताकि आपको बाद में डाउट ना आए। ठीक है। और यदि कोई एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहता है ना, कि अभी भैया हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग को एक बार पढ़ना है, बार बार हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस बार MPPFE में अच्छा खासा टाइम है। ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर ऊपर से कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना है, कुछ पढ़ना है, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप रियली में जीरो से लेकर के एडवांस तक की चीज़ों को सीख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से द सिविल पॉइंट के साथ जुड़ करके। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, कुछ साइलेंट फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर मान लीजिए आप रिकॉर्डेड क्लास देते हैं तो हमें डाउट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो हमने डाउट के लिए दो फैसिलिटी दे रखी है। एक तो आपको द सिविल पॉइंट का जो ऐप है जहाँ क्लासेस मिलेगी वहाँ चैट ग्रुप रहता है। मान लीजिए MPPFE असिस्टेंट इंजीनियर वाले बैच में केवल 300 मान लीजिए अभी एस्पिरेंट है, तो 300 बच्चों के साथ आपका एक चैट ग्रुप बन जाता है। जब आप अपने डाउट को डालते हैं तो सारे रिस्पेक्टिव फैकल्टी उसके अंदर ऐड होते हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का जवाब देते हैं जो भी आपके डाउट आते हैं। फिर डाउट को फॉलो करने में कितना टाइम लगता है, कई बार तो आपको विदिन, जैसे आपने डाउट पेस्ट किया, टीचर वहाँ लाइव है तो तुरंत आपको रिप्लाई कर देंगे, कई बार 3 से 4 घंटे के भी टाइम लग जाते हैं डाउट को फॉलो करने में। तो 3 से 4 घंटे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एट मैक्स बता रहा हूँ, एट मैक्स इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डाउट को फॉलो करने में। यदि मान लीजिए छोटे छोटे डाउट होते हैं कि आपको ऑडियो बना के हमने बता दिया, आपको मैंने लिख करके दे दिया, इस तरीके के डाउट तुरंत क्लियर हो जाते हैं। अब ऐसा कोई डाउट है जो बहुत सारे एक्सपीरियंस का हो सकता है और उस पर कोई वीडियो बनाने की जरूरत पड़े तो हम वीडियो बना के भी अपडेट करते हैं, वीडियो बना करके अभी अपडेट करते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ता है क्लासेस के दौरान जो भी सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाते हैं, ध्यान ये रखना पड़ता है कि डाउट आए ही ना, क्योंकि सभी टीचर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाए हुए हैं, ऑफलाइन में एक्सपीरियंस है, तो कोई डाउट आने के सवाल ही नहीं बनते। उनको पहले ही पता चल जाता है कि बच्चे के मन में क्या सवाल आने वाला है, वो सब कुछ हम डिस्कस कर देते हैं क्लास के अंदर। लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट आता है तो डाउट चैट से क्लियर होगा, बहुत ही बड़ा कोई डाउट है तो वीडियो के थ्रू क्लियर होगा। और आपको वीकली जूम सेशन मिलेंगे, ये जूम सेशन आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स लेंगे, कि जो कोई फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो फ्लूइड मैकेनिक्स वाले आपके टीचर्स लेंगे, इन्वायरमेंट में पढ़ा तो इन्वायरमेंट का लेक्चर्स मैं लेता हूँ आपको जूम में, प्यूफर पढ़ा रहे हैं फॉर्म तो प्यूफर आपका लेंगे आपके डाउट सेशन। इस तरीके से प्रॉपर आपको डाउट सेशन मिलते हैं, उसका पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाते हैं ना, 1-2 चैप्टर हो आपके डाउट सेशन हो गए जूम के थ्रू, तो जूम वाली फैसिलिटी मिलेगी। और आपको क्या रहेगा, जो क्लासेस होती हैं हम स्टूडेंट को तो यही रिकमेंड करेंगे कि अपने खुद के नोट्स आप बना लो, खुद के डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स बना लो, उससे बेहतर दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। खुद का नोट्स रहेगा ना तो आप कोई सा भी एग्जाम दो, MPPFE के अलावा भी फ्यूचर में किसी भी एग्जाम को आप देते हैं तो आपको दोबारा कभी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी स्टडी मटेरियल को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, केवल PYQs करने पड़ेंगे उस एग्जाम के लिए। तो आप खुद से नोट्स बनाओ, बहुत बेहतर है। लेकिन आप में से बहुत सारे एक्सपीरियंस जो होंगे ना, वो जॉब्स कर रहे होंगे, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, फिर हमें तो 3-4 घंटे केवल टाइम मिलता है। उस केसेस में आपको क्या करना है, आपको जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट होते हैं जैसे फोम हो गया, सॉइल हो गया, स्टील हो गया, RCC हो गया, इनको तो लिखना पड़ेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे थ्योरी वाला हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनका जो नोट्स हम आपको PPT के थ्रू दे देंगे तो सारे सभी नोट्स आपको PPT के थ्रू हर एक सब्जेक्ट के। लेकिन आपको न्यूमेरिकल वाले पार्ट का नोट्स खुद से बनाना है और थ्योरी वाले नोट्स को अपने PPT मिल जाएगी, PPT वाले नोट्स से आप शॉर्ट नोट्स बना के रिविजन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, खुद से नोट्स बनाना है। मिस्टेक सबसे बड़ी पता है क्या होती है, आप वीडियो को देख लेते हैं ना, नोट्स नहीं बनाते बहुत से एस्पिरेंट, फिर लास्ट मोमेंट में आप मान लीजिए ये जो क्लास होगी ना,
लगभग 900 घंटे के आसपास होने वाली है। तो 900 वीडियो को आप नहीं देख सकते दोबारा से, आपके नोट्स रहेंगे तो क्विकली आपको रिवीजन हो जाएगा। अब किसी नोट्स के किसी पॉइंट पे डाउट है तो आपने लेक्चर नंबर डाल रखा है कि भाई लेक्चर नंबर 56 में ये वाला टॉपिक पढ़ा है, तो 56 में जाएंगे, तुरंत रिवीजन कर लेंगे। तो ये फैसिलिटी रहेगी आपके अंदर। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। कोर्स की जो वैलिडिटी 2 साल रहने वाली है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं। उससे पहले जस्ट अ मिनट, क्या क्या करना है आपको। इसके अलावा जैसे हम कंटेंट तो आपको प्रोवाइड कर दिए प्रॉपर तरीके से, आपने प्रॉपर खुद के नोट्स बना लिए, तो नोट्स बनाने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, अपने खुद के फार्ट नोट्स बनाने हैं। अब कैसे फार्ट नोट्स बनाने हैं, इस पर हमने डेडिकेटेड एक सेशन लिया है एक्सपीरियंस के साथ ही। जो एक्सपीरियंस पहले से ज्वाइन है फाउंडेशन बैच में, वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। मैंने प्रॉपर वहाँ डिस्कस किया है किस तरीके से आपको फार्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। तो वहाँ वो वीडियो मिल जाएगा आपको। तो नोट्स आपने डिटेल नोट्स बना लिया। डिटेल नोट्स बनाने के बाद आपको PYQ करना है, प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस जितने भी क्वेश्चन है आपको करने हैं, किन एग्जाम के क्वेश्चन करने हैं मैंने डिस्कस कर लिया अभी। फिर इन दोनों को मिला करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे फार्ट नोट्स बनाना है। इसके बाद आपको रिवीजन करना होगा। आपको रिवीजन खुद को ही करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। कितना भी आपको होने वाला कंटेंट मिल जाए, कितना भी गोल्डन कंटेंट मिल जाए ना, आपको रिवीजन बिना कुछ नहीं होगा। तो आपको रिवीजन भी करना है, PYQ भी लगाने हैं, जितने क्लास में PYQ होते हैं उनको लगाना है। यदि कोई PYQ छूटता है तो उनको भी प्रैक्टिस करना है, डाउट आता है पूछ लेना है। इसके अलावा ये आपको रिवीजन एक टाइम इंटरवल में करते ही रहना है। टाइम इंटरवल का मतलब ये होता है कि आपने मान लीजिए फॉर्म वाला सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, अब आपने टॉप स्टार्ट किया, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो पैरेलल में थोड़ा थोड़ा टाइम देकर के पहले वाले सब्जेक्ट को रिवीजन करते रहना है। इस पर भी हम एक डेडिकेटेड सेशन लेने वाले हैं। ये आपका 5 से 7 दिन के अंदर शेड्यूल होगा ऐप के अंदर। वहाँ हम जूम पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए। तो नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, फिर लास्ट मोमेंट में आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। जब आपका 2-3 महीना बचे, सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाए, तो टेस्ट सीरीज लगा लेना है, आपका काम हो जाएगा। तो यदि आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट गड़बड़ कहाँ होता है, आप सारे स्टेप तभी आप फॉलो कर सकते हैं जब आपके हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। हर एक टॉपिक की प्रॉपर फीलिंग आए। जिस वक्त आप क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, उस वक्त उस क्वेश्चन का 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट का आप 80 to 90% क्वेश्चन करने में कैपेबल तभी होंगे ना जब आपके सारे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे। तो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट इसीलिए हम बेसिक से ले रहे हैं। आप हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर प्रॉपर वे में चेक करिए। जब आपको पता चले कि हाँ क्लासेस कैसे हो रही हैं, तो फिर आप जाकर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 100% श्योर है कि जो कंटेंट आपको मिलेगा MPPFCI डेडिकेटेड बेसिक टू एडवांस मिलेगा, इसके बियॉन्ड कुछ बचेगा नहीं। तो मैंने कुछ फीचर्स थे इंपॉर्टेंट थे, मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा फिर मैं मान लीजिए आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ भी जो मैंने डिस्कस किया इस इंटायर वीडियो के अंदर, आपके मन में कोई भी और सवाल है तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इन दिए गए नंबर पे आप कॉल करके टीम से बात कर सकते हैं। टीम आपको प्रॉपर तरीके से जो भी आपके डाउट है एक्सप्लेन करेगी और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि कई बार कॉल रिसीव नहीं होता तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइज हमने इस वीडियो के अंदर सब कुछ ही डिस्कस किया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। हमें नहीं लगता कोई आपको डाउट होगा। इसके अलावा यदि आपको कोई फिर भी डाउट रहता है तो क्या करना है आपको, मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप दे रहा हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन पे। उस व्हाट्सअप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना। अब कोई भी डाउट रहता है ना, आप वहाँ डाल सकते हैं, या फिर इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। मान लीजिए एग्जाम आपका जून जुलाई में होता तो 5-6 महीने का टाइम मिलता, तो जो सिलेबस तो कवर हो जाता है कैसे भी करके, लेकिन सिलेबस कवर करने से क्या ही होता, 3-4 बार आपको रिवीजन करना पड़ता है, एक क्वेश्चन को 3-4 बार करना पड़ता है, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ती है, वो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन इस बार अच्छा खासा टाइम हमारे पास है। 8 से 9 महीने में बहुत ही अच्छे से डेडिकेटेड आप कर सकते हैं। 6 मंथ में तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हम करवा देंगे। इसके बाद का जो टाइम आपका रहेगा, साथ रिवीजन करेंगे, लेकिन इंटायरली सारे सब्जेक्ट को लिंक करते हुए रिवीजन करने का 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, PYQ करने का टाइम मिलेगा, टेस्ट सीरीज लगाने का टाइम मिलेगा। तो अभी आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, डिले नहीं करना है। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, 15 फरवरी इसका लास्ट डेट है और वैकेंसी बढ़ेगी। ये वैकेंसी श्योर है कि 250 से प्लस ही होगी, कम नहीं होगी।
तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अब आपको डिसाइड करना है क्या नहीं करना है। और एक सवाल आपके मन में होगा, सर जो हमारा एफएफसी जेईई का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर के अंदर, उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा होता है ना, एक्स्ट्रा में क्या क्या आपको, एक तो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, दूसरा आपको सर्वेइंग पढ़ना पड़ेगा। तो इन दोनों के वीडियो लेक्चर भी आपके सेक्शन में प्रॉपर अपडेट हो जाएंगे, उस टाइम आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो आपका नॉन-टेक वाला सेक्शन है उसका भी हम कंटेंट इसी बैच के अंदर इंपोर्ट कर देंगे एफएफसी जेईई वाले बैच से उठा करके, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। जो एस्पिरेंट्स एमपीपीएससी ए के अलावा एफएफसी जेईई एग्जाम को भी देना चाहते हैं, तो एफएफसी जेईई के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा, साथ में मिल जाएगा। लेकिन पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए एमपीपीएससी ए, और साथ में एफएफसी जेईई में क्या टारगेट करना है आपको, रीजनिंग वाला सेक्शन यदि डेली के 1 घंटे देते हैं ना नॉन-टेक का, तो आपका हो जाएगा नॉन-टेक, कोई बड़ी बात नहीं होती। इस पर हम एक डेडिकेटेड सेशन लेंगे, वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छे से तैयारी करिए। द सिविल पॉइंट परिवार आप सभी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष करता है कि आप अच्छे से तैयारी करें, जुड़े रहें और अपने करियर को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।